बल किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार और आकृति भी बदली जा सकती है। अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया है। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तित का विरोध करती है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं तब मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस अवस्था में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर, जो मोटर बस के फर्श पे संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी जड़त्व मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व का नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाए या स्ट्राइकर को अपने अंगुलियों से तीरों के क्षैतिज झटका देकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी को टकराएगा। यद्यपि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी की शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। यदि हम कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें, पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें, पत्ते को उंगलियों के तीव्र गति से झटका दे तो आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान, प्रत्येक वस्तु अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। गति का द्वितीय नियम। द्वितीय, वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके मान द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के परिभाषित किया गया था, यानी कि p = m × v। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। संवेग में परिमाण का और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का SI मात्रक kg/s होता है। चूँकि इस किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल की ही परिवर्तित करता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हम पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद में संवेग की परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ी को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय कुछ के बाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। गति का तृतीय नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरे द्वारा भी बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिणाम में त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं का कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर लगाए आगे की ओर एक बल निरूपित होता है जो गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम का प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाले बल वाला प्रक्रिया बल नाव को पीछे की ओर ढकेलता और संवेग संरक्षण करता है। माना कि दो गेंद A तथा B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है, जिन एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रही है तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना ua ub से बड़ा है और दोनों गेंद एक दूसरे से टकराती है। टकराने के पहले गेंद A और B का कुल संवेग ma ua प्लस mb ub तथा टकराने के बाद संवेग ma va प्लस mb vb है। समीकरण से हमें पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंद A का कुल संवेग बदलता नहीं है, यह कुल संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में। धन्यवाद।